Hello all learners, welcome to my virtual classes. In today's discussion, I will again continue with you pre-formulation topic. So in this session, I will discuss with you about the Bell characterization. So it is a part 3. Already I have discussed with you about the introduction and the physiochemical properties. So let us discuss about the Bell characterization. So as you know, in this session I am going to discuss with you about the bulk characterization. तो in this session हम लोग polymorphism and crystallinity के बारे में पढ़ने वाले हैं. Next हम लोग पढ़ेंगे about the hygroscopicity, then particle size characterization, bulk density and powder flow properties. तो by these properties or the parameters we can discuss about the bulk characterization. तो क्या होता है बल्क कैरेक्टराइजेशन मेनली देख लेते हैं और क्यों रिक्वायर होता है. मेनली इट इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड द मिसलीडिंग इन द प्रिडिक्शन ऑफ स्टेबिलिटी और सॉलिबिलिटी विच डिपेंड्स ऑन पर्टिकुलर क्रिस्टल सिस्टम. मेनली जो आपका बल्क कैरेक्टराइजेशन की स्टडी करते हैं इसलिए क्योंकि उससे हम किसी भी ड्रग की मिसलीडिंग एंड प्रिडिक्शन ऑफ स्टेबिलिटी को अवॉइड कर सकें और प्रॉपर जिससे सॉलिबिलिटी हम इंक्रीज कर सके किसी भी ड्रग की एंड द मॉलिक्यूल की. तो इस तरीके से हम लोग बल्क कैरेक्टरिस्टिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवॉइडिंग. सो लेट अस डिस्कस अबाउट फर्स्ट क्रिस्टलिनिटी एंड पॉलीमॉर्फिस पैरामीटर्स. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या होता है क्रिस्टलिनिटी. मेनली कोई भी जो ड्रग पार्टिकल होता है उसके सर्टेन स्ट्रक्चर्स होते हैं एंड वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं. मेनली हम समझ लो कि उसके क्यूबिक स्ट्रक्चर हो सकता है. कोई भी पार्टिकल का स्ट्रक्चर में भी क्यूबिक हो सकता है, टेट्रागोनल हो सकता है, ट्राइक्लिनिक हो सकता है, ऑर्थोम्बिक हो सकते हैं, हेक्सागोनल हो सकता है. तो लॉट्स ऑफ अनदर स्ट्रक्चर एंड द पॉसिबिलिटीज दैट कि कोई भी पार्टिकल का सर्टेन कुछ स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं तो उसको हम कहते हैं क्रिस्टलिनिटी. ठीक है. अब वो पर्टिकुलर पार्टिकल का कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर हो सकता है और द आउटर स्ट्रक्चर हो सकता है. ठीक है. तो हम क्रिस्टलिनिटी में ये जानेंगे कि कोई भी पार्टिकल किस स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं. मेनली वो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट पे डिपेंड होता है और जो क्रिस्टल हैबिट होता है वो अपीयरेंस शो करता है आउटर स्ट्रक्चर. ठीक है. तो क्रिस्टलिनिटी के विल एग्जिस्ट इन द क्रिस्टल हैबिट एंड द इंटरनल स्ट्रक्चर. ठीक है. तो फर्स्ट है आपका क्रिस्टल हैबिट और क्रिस्टल हैबिट डिस्क्राइब द आउटर अपीयरेंस ऑफ द क्रिस्टल एंड द इंटरनल स्ट्रक्चर इज मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ऑफ द सॉलिड. ठीक है. तो मेनली जो क्रिस्टलिनिटी होता है वो किस तरीके से अफेक्ट करता है किसी भी ड्रग को. मेनली इससे अफेक्ट होता है उसका हार्डनेस, डेंसिटी एंड द डिफ्यूजन पार्ट. ठीक है. अब क्रिस्टलिनिटी हैज ग्रेटर इफेक्ट ऑन द बायोबिलिटी ऑफ द ड्रग. क्रिस्टलिनिटी के वजह से ड्रग की बायोबिलिटी बहुत इफेक्ट करती है. ठीक है. तो एग्जाम्पल देख लेते हैं. कन्वर्जन ऑफ सोडियम सॉल्ट टू इट्स फ्री एसिड फॉर्म प्रोड्यूस बोथ चेंजेस इन इंटरनल स्ट्रक्चर एंड द क्रिस्टल हैबिट. तो अगर हम सोडियम सॉल्ट को कन्वर्जन करते हैं टू इट्स फ्री सॉल्ट में तो मेनली फ्री एसिड में तो मेनली वो प्रोड्यूस करेगा इंटरनल स्ट्रक्चर भी और द क्रिस्टल हैबिट भी और विच कैन बी डिफरेंट शेप. ठीक है. नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि जो पर्टिकुलर ड्रग होता है विच इज सॉलिड इन नेचर उसके दो तरीके से नेचर हो सकता है. एक नेचर हो सकता है किसी भी ड्रग का आइदर इट कैन बी एग्जिस्ट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म और इन द एमॉर्फस फॉर्म. अब यहाँ पे आप स्ट्रक्चर एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन के स्ट्रक्चर एंड द प्रॉपर्टीज में डिफरेंस समझ लीजिए. तो सबसे पहले अगर जो क्रिस्टल लाइन नेचर का कोई भी या एमॉर्फस नेचर का होगा तो अगर हम एमॉर्फस नेचर की बात करते हैं तो वो ड्रग का जो स्ट्रक्चर होगा वो इर्रेगुलर होगा और लूजली पैक होगा और क्रिस्टलाइन नेचर का जो ड्रग होगा वो रेगुलर होगा और क्लोजली पैक होगा. वहीं अगर हम एमॉर्फस नेचर की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट, फ्लेक्सिबल और लेस डेंस होगा और क्रिस्टलाइन वो होगा ओपैक, हार्डर और डेंसर होगा.
तो दीज आर सर्टेन प्रॉपर्टीज। अब हम इस पिक्चर में आप देख लीजिए, जो क्रिस्टलाइन नेचर का ड्रग होगा उसके बीच में वॉइड स्पेस कम होगा, और जो एमॉर्फस होगा उसके बीच में जो वॉइड स्पेस देखिए ज़्यादा होगा। ठीक है, तो सॉलिड डेट हैव अ डेफिनेट डेमेट्रिकल शेप आर नोन एज क्रिस्टलाइन सॉलिड। जिसका डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होता है उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, और जिनका डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होता है उनको हम क्या कहते हैं, एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। और इसी तरीके से जो किसी भी ड्रग का जो नेचर होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द फॉर्मुलेशन। इसी वजह से आप सॉलिबिलिटी को इन्हेंस कर सकते हैं, स्टेबिलिटी बढ़ सकती है किसी भी ड्रग की फॉर लॉन्गर टाइम के लिए, और उसकी सॉलिबिलिटी भी इन्हेंस हो सकती बाय दिस कैरेक्टराइजेशन। अब हम नाउ देख लेते हैं व्हाट इज एमॉर्फस फॉर्म। मेनली जो एमॉर्फस फॉर्म होते हैं उनमें जो थर्मोडायनेमिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, हाई होती है। किससे हाई होती है, क्रिस्टलाइन फॉर्म से। ठीक है, तो इसकी जो सॉलिबिलिटी होती है और डिसोल्यूशन रेट होता है वो भी क्या होता है, ग्रेटर होता है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, स्टोरेज करने पे जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं रिवर्ट होते हैं टू मोर स्टेबल फॉर्म एंड थर्मोडायनेमिकली इनस्टेबल हो जाते हैं, विच अकर ड्यूरिंग बल्क प्रोसेसिंग और विद इन द स्टोरेज फॉर्म। ठीक है, अब हम एक ड्रग समझ लेते हैं, नोवोबायोसिन एक ड्रग है, वो एमॉर्फस फॉर्म में भी एब्जॉर्ब करती है और क्रिस्टलाइन फॉर्म में पुअर एब्जॉर्प्शन होता है। Now here you can see the what is the difference between the crystalline and the amorphous solid. ऑलरेडी हमने बता दिया है कि जो आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है किसी भी पार्टिकल्स का, और इसमें जो सॉलिड जो पार्टिकल्स होते हैं उसका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट नहीं होता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो डेफिनेट शेप होता है और इसका डेफिनेट शेप नहीं होता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है और एमॉर्फस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है और डू नॉट मेल्ट एट अ डेफिनेट टेम्परेचर। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसको समझ लीजिए, शुगर और NaCl इसके एग्जाम्पल है, ग्लास, प्लास्टिक। हम समझ लेते हैं, नाउ हम देख लेते हैं व्हाट इज पॉलीमॉर्फिस। अब यहाँ पे एक बात समझिए कि जो ड्रग होती है में भी एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। मैनी ड्रग सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म और डिफरेंट शेप लैटिस अरेंजमेंट। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिस। ठीक है, तो कोई भी एक ड्रग एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में अगर एग्जिस्ट करती है तो उस नेचर को हम क्या कहेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिक ट्रांजिशन कैन अकर ड्यूरिंग मिलिंग, ग्रैनुलेटिंग, ड्राइंग एंड द कंप्रेसिंग ऑपरेशन। इस तरह के ऑपरेशन करते टाइम पॉलीमॉर्फिक ट्रांजिशन हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पॉलीमॉर्फिज्म को प्रॉपरली समझ लेते हैं। एबिलिटी ऑफ कंपाउंड और एलिमेंट टू क्रिस्टलाइज as more than one distinct crystalline species with different internal lattice. ठीक है, change in chemical stability and solubility which impact on the bioavailability of the drug and the development program. ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्लोरमफेनिकॉल पाल्मिटेट होता है, एग्जिस्ट करता है 3 क्रिस्टलाइन पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्हाट आर पॉलीमॉर्फ। इट इज द एबिलिटी ऑफ कंपाउंड टू क्रिस्टलाइज मोर देन वन डिस्टिंक्ट क्रिस्टलाइन स्पीसीज। कोई भी जो ड्रग का कंपाउंड होती है उसकी जो एबिलिटी होती है वो एक से ज़्यादा में अगर क्रिस्टलाइन स्पीसीज में एग्जिस्ट करता है तो उस नेचर को हम कहेंगे पॉलीमॉर्फ। ठीक है, तो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स आर कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फ। तो एग्जाम्पल्स जो पॉलीमॉर्फ होते हैं मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, इनेंशियोट्रॉपिक और मोनोट्रॉपिक। अब इनेंशियोट्रॉपिक का क्या होते हैं, मेनली अगर कोई भी पॉलीमॉर्फ एक से अनदर स्टेट में या अनदर फॉर्म में चेंज होता है अगर हम उसके टेम्परेचर और प्रेशर में वेरी कर देते हैं।
अगर कोई भी ड्रग है, अगर उसको हम एक सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर प्रोवाइड करें तो वो अपने एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, तो इस नेचर को हम कहेंगे इनएंशियोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फ। तो इसका एग्जाम्पल है सल्फर। नेक्स्ट है, अब मोनोट्रॉपिक क्या होते हैं? वन पॉलीमॉर्फ विच इज स्टेबल एट ऑल टेम्परेचर। कोई भी पॉलीमॉर्फ अगर उसको टेम्परेचर और प्रेशर कितना भी प्रोवाइड किया जाए बट वो अनस्टेबल रहेगा और एक ही स्टेट में फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा always if we change the temperature and the pressure, तभी भी अगर वो एक ही स्टेट में या फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उस नेचर हम कहेंगे मोनोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसका एग्जांपल है ग्लिसरल स्टीरेट। So now here we can see the what are the important note related to the crystallinity and the polymorphism. ड्यूरिंग प्री फॉर्मुलेशन बहुत ही ज़रूरी है कि हम किसी भी पॉलीमॉर्फ को आइडेंटिफाई कर लें, ठीक है, जिससे हम ये डिटरमाइन हो जाएगा कि वो कितने पॉलीमॉर्फ फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसका टेम्परेचर और स्टेबिलिटी उस बेसिस पे हम डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, difficulty in polymorph is determined of relative stability of metabolic form and prediction of its rate of conversion within a dosage form. ये डिपेंड करता है मेनली फैक्टर ऑफ द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सीड क्रिस्टल्स एंड द स्टेबल पॉलीमॉर्फिक फॉर्म। अगर हम सस्पेंशन या फिर किसी लिक्विड डोसेज फॉर्म की बात करते हैं या फिर सॉलिड डोसेज फॉर्म की बात करते हैं तो उससे क्या होगा, अगर हमें ये आइडेंटिफाई हो जाता है तो ड्रग की स्टेबिलिटी, उसका व्हीकल, उसका स्टेबल फॉर्म, टेम्परेचर, एजिटेशन, पार्टिकल साइज, एवरीथिंग को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर हमें पॉलीमॉर्फ या फिर क्रिस्टलिनिटी या फिर नेचर के बारे में किसी भी ड्रग के पता है, ठीक है। सेम लाइक इसी तरीके से टैबलेट और कैप्सूल में इन्फ्लुएंस करता है पार्टिकल साइज, मॉइस्चर एंड एक्सिपिएंट्स। Now here we can see another parameter which is your hygroscopicity that you already know about it. Mainly होता क्या है, it is the tendency of material. कोई भी मटेरियल अगर मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है तो किसी भी मटेरियल या सब्सटेंस की ऐसी टेंडेंसी को जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज नोन एज द हाइग्रोस्कोपिसिटी। अब एक बात समझ लीजिए, कोई भी जो सब्सटेंस होता है वो कितना हाइग्रोस्कोपिक है, उसके डिफरेंट क्लासेस हैं और हम उसको कैसे समझ सकते हैं इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप समझ लीजिए क्लासेस क्या होते हैं। एक होता है स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक, नेक्स्ट होता है हाइग्रोस्कोपिक, अनदर वन इज योर वेरी हाइग्रोस्कोपिक एंड नेक्स्ट वन इज योर डेलिकेसेंट। तो ये प्रॉपर्टीज होती क्या है ये समझ लीजिए। कोई भी ड्रग किस रेंज में एग्जिस्ट करता है, डेट इज डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर रेंजेस। तो ये रेंज देख लेते हैं। अगर कोई भी जो आपका सब्सटेंस है उसका वेट इंक्रीज होता है, अगर हम हाइग्रोस्कोपिसिटी की टेस्ट करते हैं, वेट इंक्रीज होता है 0.1% वेट बाय वेट टू 2% वेट बाय वेट, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक होगा कि अगर उसका वेट 0.22% वेट बाय वॉल्यूम से 15% वेट बाय वॉल्यूम बढ़ता है। वेरी हाइग्रोस्कोपिक तब होगा जब इंक्रीज करेगा उसका वेट 15% वेट बाय वॉल्यूम के। डेलिक्वेसेंट क्या होगा, सफिशिएंट वाटर एब्जॉर्ब टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करके अगर सॉल्यूशन बना लेता है कोई भी सब्सटेंस अपना, तो ऐसे हम कहेंगे नेचर वाले सब्सटेंस को डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस। So now here you can see what are the different factor जिसपे आपका hygroscopicity depend करती है, which is your first is your atmospheric humidity, next is your temperature, another one is your surface area, next one is your exposure time and next one is your मैकेनिज्म ऑफ मॉइस्चर अपटेक, ठीक है। तो इसको टेस्ट कैसे करेंगे, मेनली हम क्या करेंगे, कोई भी अगर एक सैंपल लेते हैं उसको वेट कर लेते हैं और उसको हम प्लेस कर देते हैं किस पे, एक पर्टिकुलर बाउल पे प्लेस कर देते हैं वेट करने के बाद, और उसको एक्सपोज कर देते हैं मॉइस्चर में। तो फिर और जहाँ पे कंट्रोल रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जहाँ पे ह्यूमिडिटी है एनवायरनमेंट में, उसके बाद हम 1 घंटे बाद अगर उसको वेट करते हैं मॉइस्चर अपटेक होने के बाद, अगर उसको मॉनिटर करते हैं
डिफरेंट टाइम पॉइंट पे, तो अगर उसके वेट में चेंजेस आता है तो दैट मीन कि वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का सब्सटेंस है, और उसकी कैटेगरी को आप प्रीवियस स्लाइड में हमने जो क्लासेस डिस्कस किए हैं उस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द हाइग्रोस्कोपी टेस्ट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम किसी भी सब्सटेंस की हाइग्रोस्कोपिसिटी चेक कर सकते हैं। फर्स्ट इज योर ग्रेविमेट्री, नेक्स्ट इज योर थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, नेक्स्ट इज योर कार्ल फिशर ट्रांसड्यूसर एंड नेक्स्ट इज योर गैस क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, अब हम जान लेते हैं हाइग्रोस्कोपिक में डेलिक्वेसेंट क्या होता है। मेनली इसका एग्जाम्पल है NaCl। क्या होता है? मेनली सोडियम क्लोराइड, मतलब कि आपका नमक, सिंपल सॉल्ट की अगर बात करते हैं, वो सब्सटेंस क्या होता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अगर वो ह्यूमिड कंडीशन में है तो वो क्या करता है और डिजोल्व हो जाता है। तो ऐसे हमको सब्सटेंस को क्या कहेंगे, डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस। अब इफ्लोरेसेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ह्यूमिड कंडीशन में क्या करते हैं, अपने से वाटर खुद से लूज करते हैं। ठीक है, और फॉर्म अ लोअर हाइड्रेट और बिकम्स हाइड्रस, इज टर्म एज इफ्लोरेसेंट। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द हाइग्रोस्कोप। हम देख लेते हैं व्हाट इज पार्टिकल साइज कैरेक्टराइजेशन। मतलब जो आपका कोई भी पार्टिकल जो होता है, कोई भी ड्रग का पार्टिकल या उसकी जो पाउडर फ्लो होती है, मेनली ड्रग के कोई भी पार्टिकल की जो पाउडर फ्लो होती है वो उसका नेचर क्या हो सकता है। कोई भी पाउडर फ्री फ्लोइंग नेचर का हो सकता है या नॉन फ्री फ्लोइंग नेचर का हो सकता है, या कोहेसिव उसको कहेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख सकते हैं मोस्ट फ्लो प्रॉपर्टी आर अफेक्टेड। जो फ्लो प्रॉपर्टी होता है किसी भी पाउडर की, कब अफेक्ट करती, क्या फैक्टर होते हैं, तो पार्टिकल साइज के कारण अफेक्ट करेगी, डेंसिटी, शेप, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एंड एब्जॉर्ब मॉइस्चर। तो फ्लो प्रॉपर्टीज होती है इन फॉलोइंग फैक्टर्स की वजह से अफेक्ट करेगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्हाट इज पार्टिकल साइज। तो पार्टिकल साइज मेनली इन्फॉर्म करता है सॉल्युबिलिटी, डिसोल्यूशन रेट एंड द एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो पार्टिकल साइज किसी भी ड्रग का जो होगा वो मे बी कैरेक्टराइज करेगा वेरियस टर्म्स में। तो कोई भी ड्रग का जो पार्टिकल होगा वो मे बी वेरी कोर्स नेचर का हो सकता है, कोर्स नेचर का हो सकता है, मॉडरेट कोर्स हो सकता है, फाइन हो सकता है या वेरी फाइन हो सकता है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देख सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज को डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं। इसमें फर्स्ट है आपका ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, नेक्स्ट इज योर सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन मेथड को हम एंडरसन पिपेट मेथड से चेक करेंगे। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी मेथड। कंडक्टिविटी मेथड में आपका क्या आता है, कोल्टर काउंटर मेथड एंड लाइट स्कैटरिंग मेथड। नेक्स्ट है सीविंग मेथड। सीविंग मेथड में हम लोग सीव शेकर का यूज करते हैं फॉर पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन। तो दीज आर सम methods by which we can determine the particle size of any drug particle. So next पैरामीटर है बल्क कैरेक्टराइजेशन में, विच इज योर बल्क प्रॉपर्टी। बल्क प्रॉपर्टी क्या होती है इसको समझ लेते हैं। ऑलरेडी फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में आप लोग समझ चुके हैं। मेनली बल्क डेंसिटी वेरीज करती है किसी भी कंपाउंड की विथ क्रिस्टलाइजेशन, मिलिंग एंड द फॉर्मुलेशन। ठीक है, तो डेंसिटी प्रॉब्लम को जो हम करेक्ट कर सकते हैं बाय द मिलिंग प्रोसेस, स्लजिंग प्रोसेस एंड द फॉर्मुलेशन से। ठीक है, तो बल्क डेंसिटी इज मोर and gate important for consider the size of the high dose capsule. next है homogeneity of the low dose formulation, तो इसलिए bulk density require है पता करना। नेक्स्ट है बल्क डेंसिटी को कैसे डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पर्टिकुलरली आपके जो ड्रग है उसको हमें किसमें, ग्रेजुलेटेड सिलेंडर में वे करके आपको उसमें पोर करना है। ठीक है, कोई भी पाउडर उसको लेके हमें ग्रेजुलेटेड सिलेंडर में पोर कर देना है। ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ लार्ज फेनल। ठीक है, अब उसका जो वॉल्यूम उसने ऑक्यूपाई किया है उसको नोट डाउन करेंगे और उसका वेट नोट डाउन करेंगे। तो इस तरीके से बल्क डेंसिटी होती क्या है आपकी, मेनली बल्क डेंसिटी इज डिफाइंड एज अ टोटल मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब कि जो आपने ड्रग को वेट करके उस पर्टिकुलर पाउडर को आपने मेजरिंग सिलेंडर में फिल किया, उसके बाद जो उसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है वो वॉल्यूम होगा उसका बल्क वॉल्यूम। ठीक है, तो उसको हम कैसे, फॉर्मूला क्या है बल्क डेंसिटी डिटरमाइन करने का,
mass of the powder upon the bulk volume of the powder. This is about the bulk density. So now here we can see the next and last topic of the bulk size characterization का powder flow properties. तो powder flow property mainly affect करती हैं by the change in size, shape and density. ठीक है, तो flow property mainly depend करती हैं 2 points पे. First is your force of friction and cohesion between one particle to another. So these are the some properties on which your flow property is depend. ठीक है, तो अब क्या होता है, अगर फाइन पार्टिकल पजेस पुअर फ्लो, ठीक है, by filling void space between larger particles causing packaging and desiccation of the particle. ठीक है, हम इसमें पार्टिकल फ्लो प्रॉपर्टी को, हम किसी भी पार्टिकल की फ्लो प्रॉपर्टी को इनहेंस करने के लिए, बेटर करने के लिए वी ऐड द ग्लाइडेंट्स. ठीक है, तो ग्लाइडेंट का एग्जांपल है टैल्क एंड वी कैन ऑल्सो ऐड द स्टार्च. नेक्स्ट हम देख सकते हैं पाउडर फ्लो प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करने के लिए वेरियस मेथड्स होते हैं. तो उसमें फर्स्ट आता है आपका एंगल ऑफ रिपोज. एंगल ऑफ रिपोज से आप पाउडर फ्लो डिटरमाइन कर सकते हैं, उससे एंगल निकाल सकते हैं. फॉर्मूला लगाते हैं tan थीटा अपॉन h/r. और एंगल ऑफ रिपोज का आपको प्रोसीजर पता है. अगर ग्रेटर करता है एंगल ऑफ रिपोज और तो वो इंडिकेट करता है पुअर फ्लो. अगर आपका जो एंगल निकलता है पाउडर का अगर ज़्यादा है तो वो पुअर फ्लो को बताए, इंडिकेट करेगा. ठीक है, और अगर कोई भी एंगल जो निकलता है फॉर्मूले में पिट करने के बाद 25 से कम निकलता है तो वो एक्सीलेंट है. 25 to 30 के बीच में तो वो गुड फ्लो प्रॉपर्टी है. नेक्स्ट है 30 to 40 के बीच में वो पासेबल है. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे आपको प्रोसीजर को फॉलो करते हुए ऐसे आपको एंगल मिलेगा और आपको हीप मिलेगा, हाइट मिलेगी जिससे आप कैलकुलेट कर लेंगे. इफ मटेरियल इज नॉट कोहेसिव तो फ्लो करेगा वेल और तो लो हीप बनेगा. ठीक है, अगर मटेरियल कोहेसिव है तो पुअर फ्लो होगा और हाई हीप बनेगा. ठीक है, तो दिस इज अबाउट द एंगल ऑफ. नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं कैलकुलेट करने का पाउडर फ्लो विच इज योर कंप्रेसिबिलिटी. तो फ्री फ्लोइंग पाउडर को हम मेजर करते हैं बाय कंप्रेसिबिलिटी से. इसको हम कार्स इंडेक्स भी कहते हैं. कार्स इंडेक्स का फॉर्मूला होता है बेसिकली परसेंटेज कार्स इंडेक्स इक्वल टू टैप डेंसिटी माइनस पोर डेंसिटी इन अपॉन टैप डेंसिटी इंटू 100. तो फॉर्मूले में पुट करके और मेथड का यूज करके आप कंप्रेसिबिलिटी या कार्स इंडेक्स निकाल सकते हैं. अगर कार्स इंडेक्स 5 to 15 के बीच में तो एक्सीलेंट फ्लो है. 12 to 16 है गुड है. 18 to 21 है तो फेयर और पासेबल है. 22 to 35 है पुअर है. 33 to 38 है तो वो वेरी पुअर है. 14 से ज्यादा है तो वो एक्सट्रीमली पुअर है. तो दिस इज अबाउट द कंप्रेसिबिलिटी एंड द कार्स इंडेक्स. Now here your today's bulk characterization part is end. So in next session I will discuss more about the physical parameters. I will discuss about stability characteristics and the solubility analysis. So thank you so much all.